नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, तो उस पर जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में वह लाइंस नहीं होती हमारी पृथ्वी पर, तो उनको हम कहते हैं अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश की जो लाइनें होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। देखो, ये जो है ये अक्षांश है और ये जो होती हैं ये देशांतर होती हैं। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आपने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। तो मतलब ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो ये बिल्कुल ऐसे गोल ना होकर हल्की सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है का मतलब कि ऐसे थोड़ा सा इस टाइप से ऐसे उभरी हुई है मध्यों में से, ठीक है। और इधर थोड़ी थोड़ी चपटी है, तो ये बिल्कुल गोल तो है नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक प्रतिरूप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मानचित्र पर बिल्कुल मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी की तरह नहीं दिखता है। ग्लोब जो है इसमें दिख रहा है ना, तो ये हमारा एक पृथ्वी की तरह ही इसको शेप दी गई है। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो ये उसका बहुत छोटा रूप है, लघु रूप है, ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। छोटा बड़ा हर टाइप के ग्लोब मिल सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब मतलब एक टिके हुए नहीं होते। स्थिर मतलब आप उन्हें घुमा सकते हो। कभी आपने ग्लोब देखा हो ना, तो वो घूमते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। सही आकार कहीं आप ये ना समझो कि भी नदी तो इतनी बड़ी है, इसमें इतनी बड़ी क्यों नहीं है। सही आकार का मतलब जैसे पृथ्वी बिल्कुल गोल है तो एग्जैक्ट वो दिखा देते हैं कि हाँ इसमें इतनी दूरी वह ले रही है, यहाँ पर है, तो एकदम सही उसमें अनुमान होता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। अब देखो, वैसे आप सिंपल ग्लोब देखो तो आप ऐसे कैसे बता दोगे कि प्लेन उस पर ये देश यहाँ पर है, ये देश यहाँ पर है। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। मतलब जो रेखाएं होती हैं उनकी सहायता से हम बता पाते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना अक्षांश और देशांतर। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ये ग्लोब है तो ये जो इसकी सुई है ना, इसको हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो पृथ्वी जो अपनी जगह पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तो जब वो घूमती है तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अब हमने जो ग्लोब बनाया है, जो रेखाएं बनाई है, वो सब काल्पनिक है। वो रियल में हमारी जो पृथ्वी है उस पर नहीं होती है। ये जो हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई है, हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जैसे मान लो अब ग्लोब है, ग्लोब को बिल्कुल बीच में से भी एक रेखा ऐसे करके गुजरती है। तो ये जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं विषुवत। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। मतलब कि इसने जो गोला है ये पृथ्वी का, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया। जो ऊपर का होता है तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, ये जो हमारा ये है उत्तर,
तो इधर जो स्थित है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण वाले आधे भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब ये बराबर है, ये भी एक है तो ये भी एक ही है, कहने का मतलब। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, मतलब ये जो है ना सब पैरेलल है, समानांतर है, ये कहीं भी मिलेंगी नहीं आपस में, जो कि अक्षांश रेखाएं हैं। ये इस तरीके से देखो ऐसे घूमेगी, ये कहीं नहीं मिलेगी, सब जगह इसकी दूरी इक्वल होगी, कहीं से भी नहीं मिलेगी। परंतु जो देशांतर होती हैं वो ध्रुवों से मिलती हैं और बीच में से उनका गैप अधिक हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है, ये अंतर होता है। इसलिए अक्षांश रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो है विषुवत वृत्त है, ये रेखा है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का। 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है, मतलब कि 90 लाइनें होती हैं इसमें। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। देखो अब विषुवत वृत्त से ऊपर है, तो हम अगर उसके ऊपर की लाइनों को गिनेंगे तो हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। दक्षिण में गिनेंगे तो कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। इसलिए उनके साथ उत्तरी व दक्षिणी लिखना जरूरी होता है। सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षर से व्यक्त मतलब पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ उत्तर का ऊ लिख देते हैं और दक्षिण का द लिख देते हैं, से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोन दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है, यानी कि वो उत्तर ऊपर की तरफ हो गया और दक्षिण नीचे की तरफ हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। आकार घटता जाता है क्या मतलब, देखो बीच में लाइनें होगी तो वो तो बड़ी होंगी, फिर आगे जैसे जैसे ध्रुव से तो चपटी होती जाती हैं तो ये लाइनें आगे आगे जाके छोटी होती चली जाती हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, मतलब अब है तो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं है ना, 90 हैं, पर उसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसको आपको इस चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ। पहले ये अक्षांश रेखा है जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। या उष्ण कटिबंध जो इससे ऊपर की लाइन है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, ये हमारे भारत के भी बीचों बीच से होके गुजरती है। मकर रेखा ये हमारे दक्षिण में है, ये वाली लाइन इसको कहते हैं मकर रेखा। फिर ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध है, ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, हमने अभी ग्लोब में देखा था, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। और हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा अभी हमने देखा, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, वो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में
उत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, अब मतलब पृथ्वी पर उसके ताप, अब ये जो हमारी पृथ्वी है जो अपने अक्षांश पर झुकी हुई है, तो इस पे जो सूर्य की रेस पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है कि जैसे झुकी हुई है तो सूरज की कहीं पर किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जो झुका हुआ है ऊपर की तरफ है उधर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और कई जगह तो 6-6 महीने तक दिन ही नहीं निकलता है। इसी तरीके से कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत वृत्त है, सूरज इधर है, तो इधर तो सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो दोपहर के वक्त बिल्कुल सूरज जो होता है हमारे सर के ऊपर होता है। ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इधर तो तिरछी पड़ रही है, ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव है तो इधर भी तिरछी पड़ रही है, और इस हिस्सों में तो कई कई दिनों तक सूरज दिखता भी नहीं है। 6 महीने दिन तो 6 महीने लगातार रात भी हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। शीतोष्ण और उसके बीच में जो है वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ पर सूरज इतनी तेज अपना, क्योंकि हमेशा तिरछा झुकी हुई है, तो सूरज की किरणें वहां तक इतनी पहुंच ही नहीं पाती है कि वहां पर गर्मी आए, तो इसलिए वह हमेशा ठंडा रहता है मौसम। अब है देशांतर क्या है। अभी हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको देखो बताया था अक्षांश रेखाएं ऐसे होती हैं, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं देशांतर के बारे में। तो देखा ना, देशांतर की जो रेखाएं ध्रुवों से तो मिलती है और बीच में से थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, ये हमारी सारी कौन सी रेखाएं हैं, ये हमारी सारी देशांतर रेखाएं हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। जैसे कि अब मान लो, अब एक इमेजिन करते हैं, ये हमारा वृत्त है ना, ये हमारी अक्षांश है। जैसे हम कहेंगे भाई ये गुजरात है, यहाँ पे गुजरात भी यही है। हम कह दें कि कोई और देश मान लो कोई सा, तो ये भी यहीं पर ही देश है, तो ये कौन से अक्षांश पर है ना, ये हमारा उत्तरी अक्षांश पर है। फिर अगर हमारा ये बताएं हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारे कहाँ पर है, दक्षिणी अक्षांश पर। तो इससे भी हम बता पाते हैं कि हमारे कौन से अक्षांश पर कौन सा देश है। और फिर इसकी दूरी के उससे बताएंगे तो वो हम अपनी देशांतर रेखाओं से बता देंगे। किसी स्थान की स्थिति, ये हो गया ना, किसी स्थान की स्थिति को हम किस तरीके से बताते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। एक तो हमने बता दी अक्षांश रेखा पर है, परंतु फिर ये अभी देशांतर रेखाओं से इनकी दूरी पता चल जाएगी कि मध्य से ये इतनी इतनी दूरी पर है, तो उनके हिसाब से हम उसका एकदम सही अनुमान लगा के एकदम सही सटीक बता सकते हैं कि यह देश यहाँ पर है। आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।